दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। शायद इस टॉपिक का लोगों को बहुत इंतज़ार भी था और ये वाला टॉपिक जो आज मैं बताऊंगा बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए कि जो मेन फार्मूला था स्वर्ण निर्माण का, वो उस फार्मूले में क्या क्या स्टेप्स होते थे, उन स्टेप्स के बारे में आज बात करेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझसे बात करनी है, फ़ोन पे बात करनी है, तो फ़ोन पे तो मैं बात करता नहीं हूँ ज़्यादा किसी से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है और बिज़ी बहुत रहता हूँ। तो लेकिन आप मेरा जीमेल आईडी ज़रूर ले सकते हैं अगर आपको कुछ खास सवाल करना है या कुछ डिस्कशन करना है किसी बात पे। तो ये मेरा ईमेल आईडी मैंने लिखा हुआ है, इस पर आप ज़रूर मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी stereochemistry.1 है, stereochemistry.1@gmail.com, stereochemistry.1@gmail.com। और दूसरी बात यह है कि जो ये टॉपिक है कि पारद का कैसे स्वर्ण निर्माण पारद कैसे कर सकता है, ये टॉपिक शास्त्रोक्त विधि है। ठीक है, जो फॉर्मुलेशन ऋषि मुनियों ने बनाए थे होते तो ये देह सिद्धि के लिए ही थे, ये सारी देह सिद्धि के लिए बनाए जाते थे। और लोह सिद्धि के लिए ये जो सोना स्वर्ण निर्माण होता है, ये तो टेस्ट होता था कि वो दवाई सही बनी है कि नहीं बनी है। वो जो फार्मूला बनाया था उन्होंने, उन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, वो फार्मूला सही था कि नहीं, वो चेक करने के लिए स्वर्ण निर्माण करके देखते थे कि किसी हीन धातु को ये अच्छे धातु में बदल सकते हैं कि नहीं। अगर वो कर देती थी, यानी कि वो किसी रोगी शरीर में डालने पे उस शरीर को भी स्वस्थ शरीर में बदल सकती है ना, ये चेक करने के लिए वो चेक करते थे। तो ये फिर एक अलग विद्या बन गई, स्वर्ण निर्माण पे बन गई। बेसिक इसमें होता था रस सिंदूर ही, है ना। रस सिंदूर क्योंकि बहुत तरह के होते हैं, आप जानते हैं, वैद्य लोग जो होंगे, पारा और गंधक से मिलकर रस सिंदूर बनता है, लेकिन इसमें इतने वेरिएशन हैं, बहुत तरह की धातुएं भी मिलाई जा सकती हैं और बहुत तरह के उपरस भी मिलाए जाते हैं। जैसे पारा में स्वर्ण मिला दिया जाता है, रजत चांदी मिला दी जाती है, ताम्र मिला दिया जाता है, टिन धातु कली जिसको बोला जाता है वो मिला दी जाती है। उससे अलग अलग तरह के रस सिंदूर बनते हैं। फिर गंधक कितने गुना जारण करना है, उससे अलग अलग तरह के रस सिंदूर बनते हैं। फिर इसमें हड़ताल भी मिलाई जा सकती है, मंशिल मिलाई जा सकती है, संख्या मिलाया जा सकता है। तो अनगिनत है, मतलब कोई अंत ही नहीं है, इतनी गहरी साइंस है ना। इतना जितना आप अगर इस पर विचार करना, खोज करना शुरू करेंगे तो इसका कोई अंत ही नहीं है। तो बेसिकली तो रस सिंदूर ही होता था वो, क्योंकि ये सबसे बड़ी औषधि है, पारा और गंधक का योग देह को अजरामर करने के लिए और किसी हीन धातु को ऊंची धातु में बदलने के लिए। लेकिन वो रस सिंदूर का तरीका थोड़ा लंबा था, है ना। जो शास्त्रोक्त विधि है वो बहुत लंबी थी, मतलब वर्षों लग जाते थे, तब जाके वो एक बेस में एक हीन धातु को, जैसे तांबा हुआ या कोई पारा चांदी धातु हुई, उस धातु को 100% असली धातु में स्वर्ण में बदल सकता था। अब हम जो फॉर्मूले देखते हैं वो शॉर्टकट मेथड है ना, सिंगरफ मोमिया कर लिया, सिंगरफ भस्म कर ली, गंधक का तेल बना लिया, हड़ताल मोमिया कर लिए, वो शॉर्टकट मेथड्स हैं। इनसे जो आप धातु बनाने की कोशिश करोगे, वो धातु और ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, इससे जो धातु बनेगी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये करीब करीब 100% स्वर्ण निर्माण कर सकती है। इसमें हमें जोड़ा मिलाना पड़ता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। पूरी धातु नहीं बनती है, एक नकली धातु ही बनती है, फिर उसमें असली मिला के कुछ जोड़ तोड़ करते हैं लोग, तो वो तो एक तरह से अशुद्ध धातु ही रह जाती है। लेकिन जो शास्त्रोक्त विधि बनाई गई थी वो पूर्ण रूपेण स्वर्ण बनाने के लिए थी। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते थे, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं आज। सबसे पहला स्टेप पारद का शोधन, यानी कि हिंगुल से पारद निकाला जाता था, फिर इसका शोधन किया जाता था। दूसरा स्टेप होता है बुभुक्षीकरण। बुभुक्षीकरण मतलब पारे को भूखा किया जाता था। भूखा किस लिए करते थे, ताकि वो पारा दूसरी धातुओं का ग्रास कर सके, यानी दूसरी धातुओं को खा सके। जैसे इंसान खाता है, हजम कर जाता है किसी भी चीज़ को, ऐसी पारे को भी इसका भोजन दिया जाता था, अलग अलग धातुओं का भोजन दिया जाता था। तो उसके लिए बुभुक्षीकरण किया जाता है। बुभुक्षीकरण में भी महीनों लग जाते हैं भाई। बुभुक्षीकरण में जितने भी जहर होते हैं, जहरीले पौधे होते हैं, जो विष और उपविष पाए जाते हैं आयुर्वेद में, सभी में पारे को घोटने से बहुत आसानी से बुभुक्षीकरण हो सकता है, लेकिन कई महीनों घोटना पड़ता है। यही शास्त्रोक्त विधि है। बाकी कई चीज़ों में अलग में भी घोटते हैं, उसमें जैसे अमोनियम क्लोराइड, आपका नोसादर हो गया, है ना, चित्रक वगैरह हो गए, काला धतूरा हो गया, आक हो गया, और कनेर हो गया, और अफीम हो गई,
ये जितने भी कलिहारी हो गई, लांगली जिसको बोलते हैं, कलिहारी जिसके भी जड़ में एक पौधे में एक जड़ निकलती है बड़ी सी कंद जैसी, तो ये सारे के सारे विष जो हैं, विष और उपविष, इसमें पारा घोटने से पारा बुभुक्षित हो जाता है, बहुत बुभुक्षित हो जाता है। किसी भी बीज स्वर्ण को, चांदी को वो खा सकता है। तीसरा स्टेप इसमें होता था स्वर्ण बीज निर्माण, है ना, क्योंकि भाई बुभुक्षीकरण करने के बाद हम उसमें स्वर्ण बीज डालते थे, सोने का बीज डालते हैं, लेकिन वो पहले तो बीज बनाना भी पड़ेगा ना। स्वर्ण बीज निर्माण अपने आप में ही कई साल का प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण बीज निर्माण करने के लिए हमें उसका भस्म रूप बनाना पड़ता है, स्वर्ण का भस्म रूप बनाना पड़ता है, और उसको 100 से ऊपर ज़्यादा पुट देनी पड़ती हैं, 100 पुट से ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कितने साल लग जाएंगे स्वर्ण बीज बनाने में ही। तो स्वर्ण बीज निर्माण करने के बाद, अच्छा बीज क्या होता है भाई? जैसे धरती में किसान गेहूं का बीज बोता है तो खूब सारा बीज उसको गेहूं मिलता है ना। 1 किलो बीज बोता है तो 1000 किलो उसको गेहूं मिलता है। सरसों 1 किलो बोता है तो 1000 किलो सरसों उसको मिलता है। यहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है। जिस किसी का भी पारे में बीज दिया जाएगा वही पारा पैदा करके कई गुना ज़्यादा पैदा करके हमें वापस देता है। तो यही यहाँ पे कल्पना की गई है कि जिस चीज़ का भी पारे में बीज बोएंगे वही पारा हमें वापस कई गुना देगा। तो स्वर्ण बीज अगर आप इसमें डालेंगे तो ये कई गुना स्वर्ण पारद फिर बनाना शुरू कर देगा। तो ये स्वर्ण बीज निर्माण किया जाता है, कई साल उसमें लगते हैं। फिर स्वर्ण बीज हम बुभुक्षित पारद में डाल देते हैं। अब पारद भूखा हो चुका है तो पहले उसको फिर वो खा जाता है ना, और उसका वज़न नहीं बढ़ता है। ये बहुत बड़ी कंडीशन है। अगर हमने 10 ग्राम पारे में 5 ग्राम स्वर्ण बीज निर्माण करके डाला है तो 15 ग्राम वज़न नहीं मिलेगा, 10 ग्राम ही वज़न मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपने आप में चमत्कार है एक। चौथा होता है स्वर्ण बीज का पाचन। ये तो आ ही गया है ना, स्वर्ण बीज निर्माण के बाद इसमें हम पारे में डाल देते हैं तो स्वर्ण बीज का पाचन हो जाता है। जब तक पाचन नहीं होता है तब तक भी उसको घोटते ही रहते हैं, घोटते ही रहते हैं, है ना, एसिडिक चीज़ों में। क्योंकि पाचन करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं भाई? चटनी खाते हैं, खट्टी चीज़ें, नमक खाते हैं, खट्टी चीज़ें, मिर्च खाते हैं। ऐसे ही स्वर्ण बीज जब तक उसमें पूरा घुल नहीं जाता है पारे में, उसको भी ऐसे ही विड जिनको बोला जाता है, वैद लोग जानते होंगे, विड बोलते हैं उनको। तो उनकी सहायता से इसको इसमें घोटा जाता है तो पाचन हो जाता है। जब स्वर्ण बीज का पूरा पारे में पाचन हो जाता है उसके बाद पारद का स्थायीकरण किया जाता है, यानी कि पारे को अग्निस्थायी करते हैं। पारे को अग्निस्थायी करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। जड़ी बूटियों से भी पारे को स्थायी किया जा सकता है। आपका अभ्रक जो वो होता है, अभ्रक सत्व से भी स्थायी किया जा सकता है। जो शास्त्रोक्त विधि है वो अभ्रक सत्व से है भाई। जो काला वाला अभ्रक सत्व होता है उसका सत्व निकाल के फिर इसमें पारे में डाला जाता है, तब वो पारद अग्निस्थायी हो जाता है। वो विधि थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आसान विधि करने के लिए लोग जड़ी बूटियों का सहारा ले लेते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जिसमें पारद स्थायी हो जाता है धीरे धीरे, अगर उसमें हम घोटते रहते हैं। जैसे कि काला धतूरा है ना, नख छिकनी है, या फिर एक शिवलिंगी होती है। इन तीनों के रस में अगर पारे को कई कई टाइम, बहुत टाइम तक, कई कई महीने घोटते हैं तो पारद अग्निस्थायी होने लग जाता है। फिर आखिरी में एक आता है अलसी, है ना, अलसी का तेल। अलसी का तेल बहुत ज़रूरी होता है अग्निस्थायी करने के लिए। पारे को अग्निस्थायी करने के लिए अलसी के तेल में डाल के पकाया जाता है। कई कई दिन पकाते हैं। कई दिन पकाने से पारद बिल्कुल अग्निस्थायी हो जाता है, ठोस रूप में मिलता है। तो यहाँ तक के स्टेप में बीज हो जाता है, बीज जारण हो जाता है, फिर अग्निस्थायी कर लेते हैं पारद को। उसके बाद अगला स्टेप इसमें गंधक जारण का आता है, जो हम रस सिंदूर में जैसे करते हैं, पारे में गंधक मिला के, है ना, 2-2 गुना डालते चले जाओ या 1-1 गुना मिलाते चले जाओ। अब यहाँ पे गंधक जारण कितने गुना करना होता है? 100 गुना, शत पुट्टी बोला जाता है उसको, 100 पुट देनी पड़ती है। कोई 108 फुट बोलता है, तो 100 फुट 100 गुना गंधक जारण इस पारद पर किया जाता है। अब 100 गुना गंधक जारण आप सोच लो, 100 बार करना है तो कितने दिन लग जाएंगे ना, इसमें भी सालों का प्रोसेस है। गंधक जारण करने के बाद ये एक तरह का रस सिंदूर बन जाता है, लेकिन स्थायी रस सिंदूर बनता है, अग्नि स्थायी रस सिंदूर ये बनता है, और इसमें स्वर्ण बीज का जारण भी हो चुका होता है। यहाँ होने के बाद इसमें पूरा पर करीब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है, पर अभी भी एक किसी धातु में वेद नहीं कर सकता है।
मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक में बताया था, ये वेद क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्रामण और सारण गुण नहीं आ पाए हैं। यानी कि किसी धातु में डालने पे उस धातु में मिल नहीं सकता है, जाके उस धातु के अंदर विलीन नहीं हो सकता है। जब वो उसमें मिलेगा तभी तो उसके कण कणों को, अणु अणु को बदलेगा, है ना, स्वर्ण में बदलेगा। मिलेगा ही नहीं तो कैसे बदलेगा? तो उसके लिए आखिरी में क्रामण और सारण करने पड़ते हैं। अच्छा, क्रामण और सारण करने के लिए हड़ताल, मनशिल, संख्या, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन चीज़ों का भी शुद्धिकरण, इन चीज़ों का असली होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों में मिला के अग्नि दे देते हैं, कई दिन की अग्नि दी जाती है, तब जाके आपके हाथ में असली रस सिंदूर आता है, जो कि पारद के अंदर वेदी हो जाता है, वेद कर सकता है। ठीक है, ये शास्त्रोक्त विधि थी। वेद तब किया जाता है। इस रस सिंदूर को अगर आप पारद पे, थोड़े से पारद पे डाल के गर्म कर दो तो एकदम स्वर्ण निर्माण करता है। स्वर्ण निर्माण का मतलब है कि ये अग्नि स्थायी करता है पहले उसको, फिर उसमें रंग ला देता है, रंगीन कर देता है उसे, तो 100% गोल्ड बनता है वो। तो ये शास्त्रोक्त विधि थी। इसको आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये कई साल का प्रोसेस है, कम से कम भी 5 साल लगातार करेगा आदमी, तब जाके ये प्रोसेस पूरा होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना महंगे प्रोसेस हो जाते हैं ना। अगर पैसा ही नहीं है किसी आदमी के पास तो कहाँ से कोई क्या करेगा? इतनी महंगी महंगी चीज़ें डालनी पड़ती है, पहले ही सोना डालना पड़ता है इसमें। कुछ कच्चा पक्का रह जाए, जल जाए, ख़राब हो जाए, वो नुकसान अलग हो जाता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि मैं अपना अपना काम भी करते रहें और थोड़ा बहुत इस प्रोसेस को करते रहें, समझते रहें, धीरे धीरे अच्छे काम ज़रूर करते रहें भाई। आखिरी जो वीडियो मैंने इससे पहले डाला था उसमें बोला था कि इंसानियत जब तक आप में नहीं आएगी तब तक किसी भी चीज़ में, अच्छे काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इंसानियत लानी बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को ना सताइए, ना किसी जानवर को सताइए, ना किसी किसी को अपने शब्द से, ना ही अपने एक्शन से, कर्म से किसी को ना सताओ। ये सबसे बड़ा इंसानियत होने का गुण है कि सभी के लिए प्रेम होना चाहिए इंसान के अंदर, है ना। अगर ये गुण धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे तो जो 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 पवित्र विद्याएं हैं वो अपने आप ही आपको आने लग जाएंगी। नहीं आ रही हैं इसका मतलब आपको अपना आकलन करना चाहिए कि कहाँ हमारे अंदर कमी है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो गया, आज इतना ही लेंगे, बाकी का फिर कभी लेंगे। ओके।